आदित्य हेल्थ फाउंडेशन की ओर से नमस्कार। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि हमारे समाज में बांझपन की समस्या क्यों बढ़ती जा रही है और इसका निदान क्या है। इसको प्रभावित करने वाले कितने फैक्टर हैं और इसका निदान हम कैसे पा सकते हैं। इसमें नई टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें क्या योगदान दे रहा है या दे सकता है, या आने वाले भविष्य में इसमें क्या चेंज कर सकता है। फर्टिलिटी की जो समस्या है, इनफर्टिलिटी की जो समस्या है, वो पुरुष और महिला दोनों वर्ग की इसमें योगदान रहता है। पुरुषों में स्पर्म काउंट कम रहने से, स्पर्म की क्वालिटी कम रहने से, अंडकोश में वेरिकोज वेन होने से, या स्पर्म की क्वालिटी डाउन रहने से, या ज़्यादा नशा करने से, या ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने से, या सीडेंट्री लाइफ स्टाइल यानी कि एक्टिव लाइफ स्टाइल नहीं, सीडेंट्री आराम वाला ज़िंदगी, ज़्यादा टेंशन में रहना, ज़्यादा जॉब में परेशानी, ये सभी कारण हैं पुरुष इनफर्टिलिटी के। पुरुष इनफर्टिलिटी के कारणों में टेस्टोस्टेरोन जो एक ठो हार्मोन है उसकी भी कमी, उसके लेवल में कमी, पीयूष ग्रंथि है उसका भी योगदान रहता है। पीयूष ग्रंथि अगर सही काम नहीं कर रही है तो भी इनफर्टिलिटी होगा। तो पुरुष के कई कारण हैं, इसमें पॉल्यूशन भी आता है, केमिकल वाले जो हम लोग सब्जी वगैरह खा रहे हैं या अनाज खा रहे हैं उसका भी योगदान है, दिमागी प्रेशर वगैरह, साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी आता है, या ओवर एज में शादी पढ़ते पढ़ते 40 की उम्र हो गई तब शादी हो रही है। तो पुरुषों में इसके सबसे ज़्यादा कारण यही है। स्त्रियों में इसके कारण हम देख रहे हैं कि स्त्रियों में अपनी कैरियर बनाने के लिए उम्र ज़्यादा हो रही है। अगर 32 या एबव या 35 अगर एबव एज हो गई कैरियर बनाते बनाते, तो उनकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रजनन क्षमता जो है वो कम हो जाती है। उनकी बचदाने की लचीलापन, उनकी दीवार की लचीलापन कम हो जाती है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, कई प्रकार की लाइफ स्टाइल डिजीज, शुगर या थायराइड या वजन बढ़ जाता है। तो ये सब भी इनफर्टिलिटी के कारण है। इनफर्टिलिटी के कारणों में अगर लेडीज पर अगर हम ध्यान देते हैं तो स्पर्म जो उसका अंडाणु होता है उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, या 2-4 अंडा बनने लगते हैं, या जो बनते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं। इसका भी स्त्री इनफर्टिलिटी में योगदान है। फैलोपियन ट्यूब किसी किसी का जो होता है वो जाम रहता है, ट्यूबरकुलोसिस की समस्या रहती है, बचदानी में इन्फेक्शन रहता है, या अदर इन्फेक्शन रहता है, या यूटेरस में इंट्रोमेटाइटिस नामक एक बीमारी होती है वो हो जाता है, या यूटेरस सही से काम नहीं कर पाता है, या सही से जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको पोषण नहीं दे पाता है, इसका भी एक कारण है। या सिस्ट हो जाना, बचदानी में सिस्ट हो जाना भी एक इनफर्टिलिटी का कारण है। तो हम देखते हैं कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों में बराबर इनफर्टिलिटी के जिम्मेवार है। अब ये हम सोचते हैं कि इसका मतलब कि जांच क्या है। जांच तो इसमें बहुत तरीका रहता है। जांच में अल्ट्रासाउंड है, या अंडे की जांच है, या विभिन्न प्रकार की ब्लड टेस्ट है, या मंथली की मतलब कि मंथली समय पर आ नहीं रहा है उसको करेक्शन के लिए भी जांच है। तो जांच जो है स्त्रियों के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। अगर पुरुष की जांच है तो उसका स्पर्म काउंट, उनकी वेरिकोज वेन की टेस्ट, उनकी हार्मोनल डिसबैलेंस की टेस्ट, अगर वो लाइफ स्टाइल डिजीज, शुगर, बीपी से मतलब कि प्रभावित हैं तो उनका साइड इफेक्ट, क्वालिटी क्या है उनके स्पर्म का,
तो ये सब इसका निदान जो है एक डॉक्टर करते हैं। दोनों पार्टनर की बराबर भूमिका रहती है और दोनों का इलाज इसमें ज़रूरी होता है। अब आगे हम सोचते हैं कि जनरली शुरुआती दौर में क्या करना चाहिए। शुरुआती दौर में जनरली मंथली वगैरह करेक्ट होने का मतलब दवा वगैरह खाना चाहिए, डॉक्टर से अपनी सलाह लेकर उसको लंबी दवाई चलाना चाहिए जिसके मंथली करेक्ट हो। अगर मंथली करेक्ट रहने के बाद भी अगर कंसेप्शन नहीं आती है तो फिर आगे उसकी जांच जरूरी हो जाती है। आगे जांच में पुरुष की जांच और स्त्री की जांच दोनों को बराबर जांच की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद दोनों दंपतियों को साथ रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर सक्सेस नहीं होता है तो फिर आगे की स्त्रियों के लिए जांच फिर स्टार्ट हो जाता है। स्त्रियों की जांच के लिए अंडे की क्वालिटी की जांच या फैलोपियन ट्यूब की जांच या बचदानी में इन्फेक्शन की जांच या बचदानी में सिस्ट की जांच या यूटेरस की जांच ये सब होने लगती है। उसके बाद भी अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो पुरुष संबंधित जांच शुरू हो जाता है। स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए उनकी दवा चलानी होती है। उसके बाद स्पर्म की क्वालिटी अगर मेंटेन हो जाती है तो ठीक है। खान पान में सुधार, लाइफ स्टाइल में सुधार, हरा साग सब्जी वगैरह सुधार, प्रोसेस्ड फूड का वर्जित होना। उसके बाद आगे हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो अगर एज ज़्यादा है 35 से एबव तो IVF वगैरह का भी सहारा हम लोग लेते हैं। IVF जो है उसमें पुरुष का स्पर्म और स्त्री का अंडा दोनों लेकर उसको लैब में उसको संयुक्त कराया जाता है और फर्टिलाइज जो एग होता है उसको फिर यूटेरस में डालकर उसका पोषण दिया जाता है। यही IVF है। IVF पहले तो बहुत फेलियोर होता था, लेकिन अभी नई टेक्नोलॉजी AI के आने से ये बहुत सक्सेस रेट इसका बढ़ गया है। अब ये हम आगे सोचने वाले हैं कि अगर स्त्री की जो बच्चा रखने की कैपेसिटी बचदानी की कम है या एक ठो बचदानी जो है वो इनसफिशियंट है, एक ठो ठीक है, तो किसी किसी केस में कोख को मतलब कि दूसरे स्त्री की कोख को भाड़ा पर भी लिया जाता है। वो एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें बच्चे की जो माँ है उसका अंडा लिया जाता है और पुरुष का स्पर्म लिया जाता है। दोनों को संयुक्त लैब में संयुक्त कराकर फर्टिलाइज एग बनाकर दूसरे मदर जो है जो भाड़े पर लिए जाती है उसके अंदर डाला जाता है। उसको पोषण दिया जाता है और उस औरत को जिसको ये करने के लिए मनाना पड़ता है उसको ये एवज में कुछ जो उससे तय हो उसको देना पड़ता है। तो भाड़े की कोख भी इस समय प्रचलित है, जहाँ स्त्री की जो बचदाने की सिस्टम है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अगर सफिशिएंट नहीं है बच्चा पोषण देने के लिए तो ये भी सिस्टम अभी चल रहा है। अब आगे जो देख रहे हैं कि आगे इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी के प्रयोग में जैसे AI का प्रयोग, AI के क्या कर रहा है, AI जो है हमको अंडा की उचित क्वालिटी चुनने में मदद कर रहा है। स्त्री की अंडा की जो उचित क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी के अंडा को चुनने में मदद कर रहा है। उसके बाद फर्टिलाइज एग जो है अगर यूटेरस में है तो उसकी देख रेख भी अच्छी तरीके से कर रहा है। नए टेक्नोलॉजी की मदद से पर्सनलाइज ट्रीटमेंट भी है। अगर वो स्त्री की पर्सनल प्रॉब्लम है मतलब कि एक इलाज से एक सिस्टम से सभी को इलाज न देकर उसके पर्सनल समस्या पर्सनल बीमारी को देखते हुए उसकी पर्सनलाइज ट्रीटमेंट भी देख रहे हैं। तो AI जो है अभी आने वाले समय में बहुत ही इस क्षेत्र को चेंज करने वाला है या चेंज कर दिया है। इसमें IVF जो फेलियोर हो रहा था उसकी सक्सेस रेट बहुत बढ़ गई है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि संतान प्राप्ति वाले मामले में बहुत अच्छे अच्छे सेंटर भी इंडिया में खुल गए हैं। IVF के सेंटर भी खुल गए हैं, लोकल शहरों में भी IVF के सेंटर खुल गए हैं, लेकिन उसके टेक्नोलॉजी में परिवर्तन
बहुत जल्दी आ रही है। पहले वाले आईवीएफ जो होते थे वो सक्सेस उतनी नहीं होती थी, लेकिन अभी जो आईवीएफ है उसमें एआई के लोग प्रयोग कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, नई तरीके का मशीन ला रहे हैं या नई तरीके के टेक्नोलॉजी विदेशों से आयात कर रहे हैं, तो ये सक्सेस रेट बढ़ जाता है। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं कि पहले की अपेक्षा अभी बाजपन की समस्या क्यों बढ़ती जा रही है। बाजपन की समस्या के बढ़ने की सबसे बड़ी कारण हमारा पोल्यूशन है, प्रदूषण है, या वायु प्रदूषण हो या भोजन प्रदूषण हो या भूमि प्रदूषण हो या प्लास्टिक प्रदूषण हो या खाने पीने में कंटामिनेशन हो। ये सब ही बहुत ध्यान देने वाली बात है। लाइफ स्टाइल भी बहुत इस पर इफेक्टिव होता है। नींद की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है, या प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उनको 24 आवर्स अपना सर्विस देना पड़ता है, माइंडली डिस्टर्ब रहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन उनको प्रोडक्शन हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन के चलते वे इनफर्टिलिटी के शिकार होते हैं। और मतलब कि आने वाले समय में ये ग्लोबल वार्मिंग और भी इनफर्टिलिटी के कारण है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, अभी मनुष्य का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वातावरण से बहुत प्रभावित हो रहा है। वातावरण में ये देख रहे हैं हम लोग कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह या नशा के प्रयोग बढ़ चुकी है, लोग तरह तरह की नशा ड्रग्स के एडिक्ट हो जा रहे हैं, तो ये सब प्रभावित करता है और इसकी समस्या बढ़ती जा रही है। पुरुषों में पहले बहुत कम थी, लेकिन पुरुषों में भी स्पर्म काउंट, उनके खाने पीने की समस्या को लेकर, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल को लेकर या एक्टिव लाइफ स्टाइल न करने के कारण, एक्सरसाइज योगा वगैरह न करने के कारण उनमें भी इनफर्टिलिटी की समस्या आ रही है। या कहीं अगर उनके वाइटल ऑर्गन वगैरह पर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित है, अगर किसी प्रकार का चोट लग जा रहा है तो भी ये सिस्टम को प्रभावित करता है। तो हम देख रहे हैं कि अभी आने वाले समय में भी बाजपन की समस्या बढ़ती जाएगी और बढ़ेगी। इसलिए इसमें टेक्नोलॉजी का एडवांस होना, नई नई सेंटरों का खुलना, ये अब नेसेसरी हो गया है। सरकार की तरफ से भी इस पर भी ध्यान दिया जाता है। कभी कभी किसी किसी में तो केस में देखते हैं कि पूरा सिस्टम सही है, फिर भी अननोन कारण से कंसेप्शन या संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। वो एडवांस टेक्नोलॉजी, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी की प्रयोग करने की बात आ जाती है, जिसमें एआई बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी तरीक़ा से एग चुनना, और अगर स्पर्म काउंट कम है तो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्पर्म जो है उसी में से एक मजबूत स्पर्म को चुनना, ये सब एआई के माध्यम से संभव होता जा रहा है। अगर फर्टिलाइज एग जो है अगर यूटेरस में डाला हुआ है तो उसकी देख रेख, बार बार निकालने की समस्या भी नहीं आएगी। उसकी देख रेख एआई के माध्यम से बहुत आसानी से हो रहा है। तो एआई जो है अभी विकास या विकसित तो नहीं हुआ है, लेकिन विकास की दौर में है। लेकिन इसमें एआई के अलावा डॉक्टर की अनुभव भी महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर कितना अनुभवी है, ये सब। तो ये जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए, इसमें कोई डॉक्टरी नहीं। ये विशेष तौर पर फर्टिलाइजेशन के लिए फर्टिलाइजेशन सेंटर बने हुए हैं या फर्टिलाइजेशन के स्पेशल डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट लेना चाहिए। और शादीशुदा जिंदगी के 1 साल या 2 साल के अंदर अगर नेचुरल रूप से प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो जांच के अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि जितनी इसमें लेट होगा, अगर औरत की एज बढ़ेगी 32 के बाद जाएगी तो समस्या आ जाएगी। थायराइड वगैरह, शुगर वगैरह या हार्मोनल डिसबैलेंस या तरह तरह की बीमारी आ जाएगी। अगर थायराइड की समस्या है और उसमें डिलीवरी रह गया तो उसमें पानी की समस्या, वजन नहीं, लड़का की वजन नहीं बढ़ेगी, बच्चे की वजन नहीं बढ़ेगी, ये सब समस्या, डिलीवरी में समस्या, एक बैग पानी की कमी की समस्या, ये सब आती है। शुगर है तो फिर शुगर डिलीवरी पीरियड में इसी तरह बढ़ जाता है, तो शुगर को भी कंट्रोल करना पड़ता है। थायराइड वगैरह है, थायराइड में ब्लड की कमी रहती है तो उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए
अगर संतान की प्राप्ति नेचुरली रूप से चाहिए तो औरत की जो एज है वो 32 के बिलो होना चाहिए। अगर 32 के अबव जा रहा है तो उस केस में उनको खर्च, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, डॉक्टर की सलाह, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। अभी की सबसे बड़ी समस्या है कि लेट शादीशुदा जिंदगी, कैरियर में संघर्ष, ये सब बात जो है उस सामने आ रही है। लोग अर्निंग की सुविधा बढ़ाने के लिए अपने परिवार बढ़ाने की जो बात है उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कम से कम एज में 22 के बाद और 32 के पहले शादी कर लेना चाहिए। अगर उसके बाद 32 के बाद अगर शादी करते हैं तो ये समस्याओं से, इनफर्टिलिटी की समस्या से पुरुष को भी या स्त्री को भी, दोनों को जूझना पड़ेगा। और हमें टेक्नोलॉजी की मदद से, खान पान से, अपने शरीर को उचित ध्यान देकर, एक्सरसाइज, योगा करके, सीडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ के और केमिकल वाला प्रोसेस्ड फूड को छोड़ के अपने शरीर पर नेचर से जुड़ना पड़ेगा और अपने स्पर्म काउंट को और स्त्री को जो है अपने अंडे की क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा। नमस्कार।